आज जो है चक्रवाती तूफान रेमल से महाटक्कर की कर ली जाए। आपको दिखाएंगे महाटक्कर के बाद क्या है जमीनी हालात, तूफान के बीच कैसे जारी है बचाव का काम। और बंगाल की खाड़ी से उठा रेमल तूफान बीती रात पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया है। हम आपको बता रहे हैं तूफान की वजह से कोलकाता समेत कई शहरों में अभी भी जोरदार बारिश लगातार हो रही है। तेज हवाओं से पेड़ जो है तेजी से हिलते हुए नजर आए, कई पेड़ गिर गए, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। इससे पहले वहां 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। हालांकि अब रेमल और हवा की रफ्तार कमजोर पड़ने लगी है धीमे धीमे, लेकिन बारिश का रेड अलर्ट अभी भी जारी है। मतलब यह हुआ कि रेमल की वजह से भारी बारिश का जो दौर है आगे भी यूं ही जारी रहेगा। ऐसे में लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की तमाम जरूरत है। चलिए अब आपको एक एक करके बंगाल से आई तस्वीरें दिखा देते हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से आई है, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां रेमल तूफान के गुजरने के बाद भी तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवा की वजह से पेड़ हिलते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी आसमान पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। आसमान में बादल डेरा जमाए हुए हैं। तेज बारिश की आशंका लगातार बनी है। अच्छी खबर यह है कि चक्रवात रेमल अब कमजोर हो रहा है। अगले कुछ घंटों में और कमजोर होगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए रेमल तूफान से निपटने के लिए कोस्ट गार्ड से लेकर एनडीआरएफ की गई टीमों को तैनात कर दिया गया और नौसेना के जहाजों को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। मतलब ये हुआ कि जमीन, जल और हवा में सुरक्षा घेरा पूरी तरीके से बना दिया गया है और कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर के ऊपर गश्त लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए मछुआरों और लोगों को तूफान की जानकारी भी दे रहे हैं और सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को कह रहे हैं। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान 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 सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। सरकार की तैयारियों का नतीजा है कि बिना किसी बड़े नुकसान के रेमल तूफान गुजर गया, क्योंकि अलग अलग तरीकों से लोगों को रेमल चक्रवाती की जानकारी को पहुंचाया जा रहा था। हेलीकॉप्टर से समंदर में मछुआरों तक संदेश भिजवाए गए। जमीन पर एनडीआरएफ की टीमें तटीय इलाकों में जाकर लाउडस्पीकर पर तूफान की जानकारी देती नजर आई। एनडीआरएफ के जवान छोटी मोटी टीम बनाकर उन तमाम इलाकों में गए जहां तूफान का खतरा रह सकता था। একটি বিশেষ ঘোষণা, আজ এবং কাল এই দুই দিন নিম্নচাপ হওয়ায় একটি ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে, যার নাম রেমাল। আপনারা সবাই সতর্ক থাকুন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়া। যদি কোনো শেল্টার থাকে বা সাইক্লোন সেন্টার, সেখানে আপনারা চলে যাবেন। বিশেষ করে বয়স্ক এবং বাচ্চাদের সেখানে অবশ্যই। और देखिए ताजा खबर यह है कि तूफान की रफ्तार लगातार कम होती चली जा रही है और खतरा तेजी से टला है। लेकिन बीती रात रेमल तूफान ने तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की नींद पूरी तरीके से उड़ाकर रख दी थी। इन इलाकों में रहने वाले लोग बादलों और हवा की आवाजों से बेचैन नजर रहे। हालांकि प्रशासन की तरफ से किए गए तमाम इंतजाम की वजह से इन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। ताजा अपडेट यह है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर रेमल पिछले 6 घंटों के दौरान 11 किलोमीटर प्रति गति से ये लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया और सागर द्वीपों के बीच ये नजर आया। कल सर देखा हूँ, कल काफी समुद्र फांपा है, पानी इतना दूर आ गया। कल बारिश भी बहुत कुछ बारिश हुआ और इधर का मौसम तो खूब मौसम बिगड़ गया, लेकिन बारिश ज्यादा ही हो रहा था और बारिश आ रहा था। पानी तो थोड़ा अभी भी समुद्र पानी बहुत दूर आ गया, ठीक है। और इधर मैं डर के था, कोई आदमी इस ग्राम डर के था जब पानी अब आएगा क्या हुआ क्या होगा, लेकिन हम इधर से सुरक्षित है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। साइक्लोन क्या बताएंगे, अभी सुबह 4 बजे से अभी तक नींद नहीं आए, ठीक है ना। हम लोग जागते ही रह गए। अभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी कटे नहीं है। आने वाला ज्वार जो आएगा, टाइट जो आएगा, उसके बाद में कुछ कह सकेंगे।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सुबह से तेज हवाएं चल रही हैं, साथ ही बारिश का दौर भी जारी है। लोग रोजमर्रा के काम के लिए छतरी लेकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रेमल चक्रवाती तूफान की वजह से बीती रात भी वहां काफी जोरदार बारिश हुई थी। देखिए, कोलकाता के कुछ इलाके ऐसे भी हैं, हम आपको बता रहे हैं, जहां चक्रवाती तूफान की वजह से कई पेड़ भी गिर गए। एक इलाके में बड़ा से पेड़ गिरकर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गया और ऐसी ही तस्वीरें वहां के कई दूसरे इलाकों से भी निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि वहां तैनात रेस्क्यू जो टीमें हैं वो तुरंत सड़कों को साफ करने में जुटी हुई हैं। उनका कोशिश यही है कि किसी भी प्रकार का आवागमन बाधित ना हो। देखिए, कोलकाता शहर में इतनी बारिश हुई कि सड़कें तालाब बन गई। इन तालाब बन चुकी सड़कों पर बस हिचकोले खाती हुई नजर आई। सबसे ज्यादा मुश्किल दोपहिया वाहनों को हुई। बाइक और स्कूटर सवारों ने किसी तरीके से रास्ते को पार किया। तो बिल्कुल देखिए गुंजन, कोलकाता जो है बारिश से पूरी तरीके से तरबतर इन तस्वीरों में खासकर नजर आ रही है, मगर शहर की रफ्तार थोड़ी थमी नहीं है क्योंकि तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी हैं। पेड़ भी हटाए जा रहे हैं। सुबह होते ही जोश के साथ लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकले, दूध वाली साइकिल लेकर सड़कों पर उतर आए ताकि शहर को दूध की जो सप्लाई है वो उसमें कोई बाधित ना हो। लोगों की राह आसान बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान भी सड़कों पर मुस्तैद नजर आए। ये तस्वीरें बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर की अगर बात करें तो ये तटीय इलाका है ताजपुर। वहां समंदर की लहरें शांत जरूर दिख रही हैं, मगर तेज हवाएं अभी भी चिंता का सबब बनी है। हालांकि राहत और बचाव के लिए समंदर में नावों ने गश्त लगाना शुरू कर दिया है। जी हाँ गुंजन, देखिए रेमल चक्रवाती तूफान के बाद कैसे हैं पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के हालात और सरकारी एजेंसियों की तरफ से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। रिपोर्ट देख लीजिए पहले। इस वक्त मैं दीघा में हूं जो पूर्वी मिदनापुर में है और आप देख सकते हैं बारिश यहां पे रुक गई है। हवाएं हैं लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन है, लेकिन जो इम्पैक्ट था रिमल साइक्लोन का वो दक्षिण 24 परगना और आसपास के इलाके, तटीय क्षेत्र और सुंदरबन, खासकर कुलतली, गोशाबा, इन सब जगहों पे भारी मात्रा में देखने को मिला है। कोलकाता में भी इसका काफी असर हुआ है क्योंकि रात के 9:30 बजे से लेके करीबन 2 बजे तक पूरा लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो चलता रहा। इसके चलते कोलकाता और साउथ बंगाल में भारी बारिश हुई है। अभी भी बारिश हो रही है। वाटर लॉगिंग की समस्या है और कोलकाता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन ने कल स्टेटमेंट जारी करके ये कह दिया था कि एहतियातन तौर पे प्रिकॉशनरी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे पावर कट किया गया है ताकि कोई दुखद घटना ना घटे। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं शहर कोलकाता में जहां पे पेड़ गिरे हैं और इससे ट्रैफिक मूवमेंट में थोड़ा परेशानी आज हो सकती है। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनडीआरएफ की टीम, बाकी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स में वो सब तैनात थे। पूरी रात उन्होंने काम की। देखिए वैभव, एक तरफ अगर हम देखें तो तूफान ने हाहाकार मचा रखा है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और सरकार की तमाम एजेंसियां इस तूफान के प्रकोप को संभालकर और लोगों को अलर्ट करने की पूरी कोशिश लगातार कर रही हैं। बिल्कुल गुंजन, और हर साल अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम बेहतर होते जा रहे हैं और जब भी इस प्रकार के तूफान आते तो बेहतर रेस्क्यू करना सीख गए। बिल्कुल देखिए, दीघा में चक्रवाती तूफान रेमल के गुजरने के बाद समंदर किनारे की रौनक फिर से लौटने लगी है। लोग फिर से सुबह की सैर और मौज मस्ती के लिए समंदर किनारे पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे घूमने के लिए पहुंचे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर सड़कें किस तरीके से तालाब बनी हुई हैं। ये वो रास्ते हैं जहां से आम तौर पर लोग गुजरते हैं, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों से अपील भी की गई है कि अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें। तूफान का खतरा बना हुआ है। सरकार अपनी तरफ से तमाम कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हालात किस कदर खराब हैं। अब बात कुछ और खबरों की करेंगे। 25 मई की रात दिल्ली के विवेक विहार इलाके में गंभीर हादसा हुआ। यहां मौजूद न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल में भयंकर आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की मुख्य वजह एक के बाद एक कई ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट होना था। अस्पताल में
तब 12 बच्चे भर्ती थे। आग लगने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग जाबाजी दिखाते हुए मासूमों के रेस्क्यू में लगातार जुट गए। दमकल कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए लोगों ने बच्चों की जान बचाई। मिशन जिंदगी की देखिए आंखों देखी रिपोर्ट। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में मौजूद बेबी केयर सेंटर में जब एक के बाद एक सिलेंडर में धमाकों से आग लगी तो स्थानीय लोगों ने बगैर वक्त गंवाए मासूमों की रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभाला। दमकल कर्मियों के साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे। अस्पताल की इमारत का अगला हिस्सा तेजी से जल रहा था, इसलिए लोग पीछे की खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसे और बच्चों को इमारत से बाहर निकाला। दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि जहां भी आपकी आंखें जाएंगी आपको मलबा नजर आएगा, राख नजर आएगी। तो यहीं से आप समझ गए होंगे कि जो यहां पर आग के हालात थे वो कितने गंभीर थे। और साफ तौर पर जो आग है वो फर्स्ट फ्लोर पर भी पहुंचती है। वहां जो बच्चे एडमिट होते हैं उनको बाद में लोकल लोग हैं जो आसपास आस पड़ोस के लोग हैं उनके द्वारा रेस्क्यू किया जाता है, पर कुछ ही बच्चे बच पाते हैं और जिनमें से 7 बच्चों की मौत हो जाती है। एक धमाका होता है, फिर दूसरा धमाका होता है, फिर तीसरा धमाका होता है, जिससे सारा आस पड़ोस है वो डर जाता है, सहम जाता है। लोग बाहर आते हैं, देखते हैं आग लगी हुई थी और बच्चों को बचाने की कोशिश भी की जाती है। शनिवार रात करीब 11:30 बजे बेबी केयर सेंटर में हादसा हुआ तो पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। तब आसपास के कुछ लोग सो रहे थे तो कुछ लोग सोने जा रहे थे। धमाकों की आवाज से लोग घरों से निकलकर नीचे आए। सुनिए एक चश्मदीद से कैसे स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू को अंजाम दिया। हम अपने घर पर थे और एक ब्लास्ट की आवाज आती है। मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, वहाँ से आए तो उन्होंने मुझे बोला, मैं जस्ट ऑपोजिट रहती हूँ जहाँ पे ये हादसा हुआ है। उनका कॉल आया, नीचे आग लग गई। तब तक समझ नहीं आया। एक ब्लास्ट हुआ, जब तक नीचे आई 3 ब्लास्ट हुए। मेरे देखते देखते यहाँ 8 से 9 ब्लास्ट हुए। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर बच्चे हैं। भागकर पीछे गए तो पीछे की बिल्डिंग ऊपर फर्स्ट फ्लोर से शीशा तोड़कर नर्सेज ने बच्चे हमें हैंड ओवर किए। बताया जा रहा है कि नर्सिंग होम में 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन नर्सिंग होम में 25 से 30 बच्चे तक भर्ती किए जाते थे। यहाँ से 32 ऑक्सीजन सिलेंडर भी बरामद किए गए हैं, जबकि 5 बेड के हिसाब से सिलेंडर होने चाहिए थे। नर्सिंग होम से 12 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों का सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। अगर आप देखें तो ये जो बेबी केयर सेंटर है इसके अंदर भारी मात्रा में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पड़े हुए हैं। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो रखा हुआ था और आग लगी। उसके बाद जो एक ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फटा, जिसके बाद जो आग है वो पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। अगर ये देखें तो जो पूरी बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। दमकल विभाग की टीम वो मौके पर पहुंची थी, दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई थी और आनन फानन में तमाम जो बच्चे हैं उनको रेस्क्यू कराया गया। बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल को चलाने में कई तरह की लापरवाही की बात सामने आ रही है। नर्सिंग होम की परमिशन 31 मार्च को खत्म हो गई थी। नर्सिंग होम को दिल्ली अग्निशमन सेवा की तरफ से एनओसी नहीं दी गई। यहाँ तक कि आग बुझाने तक के कोई इंतजाम यहाँ नहीं थे। हॉस्पिटल में अंदर आने और बाहर जाने का भी सही इंतजाम नहीं था। कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि BAMS डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाती थी, जो कि बच्चों के इलाज के लिए क्वालिफाइड नहीं थे। इस तरह से सारे नियम को ताक पर रखकर ये सेंटर चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक बेबी केयर सेंटर के नीचे अवैध तरीके से सिलेंडर रिफिलिंग का काम भी चल रहा था। वो इस बड़े हादसे की वजह बना। दिल्ली पुलिस ने इस अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन किची और हादसे के वक्त मौजूद डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ IPC की अलग अलग संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली से अरविंद ओझा और अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश का गर्मी मीटर ऑन है और रोज नित नए रिकॉर्ड बना रहा है, मगर राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास पारा 55 डिग्री के पार जा चुका है। इस भीषण गर्मी में भी मशीन तक काम करना बंद कर देती है, लेकिन हमारे BSF के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। वहां पर कितनी गर्मी है, डैमों के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश भी की। जवानों ने रेत पर पापड़ सेक कर दिखा दिया और गाड़ी के बोनट पर भी
उन्होंने ऐसा नजारा दिखाया जब गाड़ी के बोनट पर और रेत के अंदर जब पापड़ को डालते हैं तो वो पूरी तरीके से सिक कर तैयार हो जाता है, जैसे किसी तवे पर रखा गया हो। तो देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप जवानों को देख सकते हैं, हाथ में पापड़ लगे हुए हैं और रेत के बीच बैठे हुए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भीषण गर्मी का प्रकोप इस कदर है कि हाथ में जो पापड़ है अगर उसे रेत पर रखा जाए तो वो वहां पर सिक जा रहा है। दूसरी तस्वीर है 55 डिग्री तापमान की, जहां पर रेत की गर्मी में ऑमलेट तक बन जा रहे हैं। तीसरी गर्मी आप देख सकते हैं किस तरीके से जवान अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गाड़ी के बोनट पर पापड़ सिक रहा है, साथ ही साथ अपने मुंह को कवर किए, फेस को बांधकर मुश्किल से अपने आप को वहां पर जीवित रखे हुए हैं। कार की बोनट पर रोटी सिक रही है तो रेत पर पापड़ सिक रहा है, और तो और बिना आग चूल्हे के ऑमलेट भी तैयार हो रहा है। भारत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर गर्मी किस कदर प्रचंड है, किस हद तक आसमान से आग बरस रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। पारा इतना हाई है कि तापमान मापने वाला यंत्र भी फेल है। फिलहाल यहाँ का तापमान 54 से 56 डिग्री के बीच है, लेकिन 56 डिग्री के पार जाने पर यंत्र की स्क्रीन भी काम करना बंद कर काली पड़ जाती है। भारत पाक सीमा पर गर्मी का आलम इतना खतरनाक है कि वाकई सचमुच कहर बर्बादी गर्मी, झुलसाने वाली गर्मी। मतलब पूरे जवान जो है हौसलों से, बुलंद हौसलों से ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बुरी तरह है झकझोर के रख दिया है। ऐसा तापमान की जो है खाने पीने की चीजें भी इस गर्मी से बनने लगी है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी का बोनट है, पीछे भारत पाक सीमा है और ये रोटी भी पकने लगी है। मतलब इतना भयंकर तापमान 55 डिग्री से भी मेरे को लग रहा है, क्योंकि हमारे थर्मामीटर ने भी काम करना बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दिया है। काला पड़ गया है, 55 डिग्री के बाद थर्मामीटर भी काला पड़ गया है। और ये देखिए ये रोटी भी सिकनी शुरू हो गई है। इस भीषण गर्मी के बावजूद सरहद की सुरक्षा में डटे जवानों का जोश हाई है। जलते रेतीले अंगारे पर बीएसएफ के जवान दिन रात ड्यूटी में मुस्तैद हैं। इनके बुलंद हौसलों और जज्बे के आगे मानो गर्मी ने भी हार मान ली हो। हमारी ट्रेनिंग और हमारी देश की रक्षा के लिए जज्बा, हम ये वर्दी पहनने के बाद में चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति हो हम उसको झेल लेते हैं। हमारे दिल में सिर्फ एक ही होता है कि हम अपने देश की सुरक्षा करना है, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए हमें यहाँ पर सतत प्रयत्नशील रहना है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तारबंदी के पास ये मुराद पोस्ट है, जहां हमारे जवान दिन रात पेट्रोलिंग करते हुए सरहद की सुरक्षा में खुद को झोंके हुए हैं। दुश्मन से लड़ने के लिए तो हाथ में गन है, लेकिन आसमान से आग बरसाते शोले का सामना करने के लिए इनके सिर पर टोपी, चेहरे पर पटका, पानी की बोतल और आंखों पर गोगल्स हैं। बावजूद इनके हौसलों में कोई कमी नहीं। यहाँ पे बता दिया कि राजस्थान में जब ट्रेनिंग दी जाती है हम लोग को ये सिखलाई जाती है कि कोई मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हम लोग के जज्बा के लिए समय मौसम में अपने आप ढल जाते हैं और कोई इसमें दिक्कत नहीं। कोई इसमें शक नहीं है कि यहाँ पर तापमान 55 से 56 डिग्री है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग की जो सिखलाई है वो इसी प्रकार की है कि किसी भी मौसम में हर मौसम की हमें सिखलाई दी जाती है और उसी के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। जवानों को हर मौसम परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। कठिन से कठिन मौसम और हालात से लड़ने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। यही वजह है कि लद्दाख की हड्डियां गलाने वाली ठंड का जैसे ये हंसते खेलते सामना करते हैं, वैसे ही चिलचिलाती गर्मी से बखूबी लड़ना भी जानते हैं। यहाँ तक कि पुरुषों के साथ साथ महिला जवान भी सूरज को चुनौती देते हुए पूरी शिद्दत के साथ ड्यूटी को अंजाम दे रही हैं। मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत सारे गर्मी है और हम गर्मी के लिए पर लेकिन अपनी वर्दी के लिए तैनात अपनी सीमा पर खड़े रहते हैं। टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हमें सिखलाई है हम अपना फर्ज पूरा करने के लिए तैयार खड़े हैं अपनी सीमा पर। दिक्कत कुछ भी हो, बिच्छू वगैरह कुछ भी हो, लेकिन जब वर्दी पहन लिया तो फर्ज है वो करेंगे। हम सीमा पे तैनात खड़े हैं, हम देशवासियों के लिए सेवा के लिए तैयार हैं। यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाए तो 50 डिग्री के ऊपर ही रहता है, फिर भी यहाँ की महिलाएं मेल के बराबर ड्यूटी कर रही है। जहाँ तक ये सिविल में है वहीं तक ये सिर्फ फीमेल है, बॉर्डर पे आने के बाद में ये फीमेल मेल के बराबर है। प्रचंड गर्मी से जवानों के बचाव के लिए भी इंतजाम किए गए हैं।
हीट स्ट्रोक या लू लगने पर जवानों के लिए एसी रूम बनाए गए हैं। साथ ही नींबू, पानी, प्याज और ग्लूकोज हमेशा साथ रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इससे बचाव के लिए हमारे पास भरपूर साधन भी हैं। जैसे हम जवानों को पटका, गोगल्स, इनके हर एक के पास नींबू, ग्लूकोन डी, पानी का बोतल। टेम्परेचर 50 से 55 के बीच में है, लेकिन हम यहाँ पे एहतियात बरतते हैं, जैसे कि पानी ज़्यादा पीना और ग्लूकोज वगैरह साथ रखना। इसमें कोई शक नहीं कि जवानों का जोश हाई है, जज्बा भरपूर है, हौसले बुलंद हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में आसमान से आग बरसा रहा सूरज भी हर दिन इनका कड़ा इम्तिहान ले रहा है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं राहत की बारिश, जो देश के कुछ ऐसी जगहों पर हुई जहां गर्मी बेतहाशा पड़ रही है। पिछले कई दिनों से गर्मी की तपिश और हीट वेव से लोग परेशान थे, मगर जैसे ही यहां तेज हवाओं के साथ बदरा बरसे, गर्मी से आजिज़ आए लोगों के चेहरे खिल गए। देखिए। जहां चिलचिलाती धूप और गर्म हवा के थपेड़ों का खतरनाक कॉम्बो कई राज्यों में परेशानी का सबब बना हुआ है, ऐसे में कुछ इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने गर्म मौसम का मिजाज थोड़ी देर के लिए बदल दिया। तपती धरती को बारिश की बौछारों ने एक बहुत बड़ी राहत दे दी। तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है। बारिश से पहले भट्टी की तरह तप रहे रेलवे स्टेशन पर इक्का दुक्का लोगों की मौजूदगी रही होगी, मगर जब तेज हवाओं के साथ यहाँ बारिश हुई तो बढ़ता तापमान एकाएक नीचे आ गया। जोधपुर में 47 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। शहर में उमस से लोगों के बुरे हाल हो गए। ऐसे में रविवार को मौसम ने करवट ली, बारिश और अंधड़ का दौर चला तो चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं बीते 15 दिनों से भयंकर गर्मी झेल रहे महाराष्ट्र के वाशिम में भी तेज हवा के साथ राहत वाली बारिश की जबरदस्त फुहारें बरसी। हालांकि गर्मी से राहत के साथ वाशिम के चांडस, धावंडा और दूसरे गांवों में कुछ नुकसान भी हुआ। तेज हवा ने यहां के शिरपुर गांव में दरअसल जैन समुदाय के एक मंदिर में लगा भोजन मंडप ही तहस नहस कर डाला। मगर पिछले दिनों विदर्भ के तापमान में जिस तरह से इजाफा हुआ, चिलचिलाती धूप और लू ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ था। ऐसे में बेमौसम बारिश ने गर्मी से हलकान लोगों के चेहरे जरूर खिला दिए। महाराष्ट्र के अकोला में भी चिलचिलाती धूप की तपिश के बाद मौसम ने करवट ली। तूफानी हवा के साथ बादल खूब बरसे, लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली, मगर यहाँ भी कुछ ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकान के छप्पर उड़ गए, जिस वजह से कई किसान परिवारों को नुकसान हुआ। मई बीतने वाला है, जून आने को तैयार है। गर्मी के बढ़ते मिजाज के बीच मानसून आने का भी इंतजार है, मगर उससे पहले देश के ऐसे कई इलाकों की तपती धरती पर अगर बादल बरस रहे हैं तो ये किसी सौगात से भी कम नहीं। जाहिर है इस प्री मानसून सीजन की कई भौगोलिक और मौसमी वजह हो सकती हैं, जिससे ये बेमौसमी बारिश तपते इलाकों में बड़ी राहत देकर जा रही है। महाराष्ट्र के वाशिम से जका खान और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बात देवभूमि उत्तराखंड की कर ली जाए। छुट्टियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड में चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा भी जारी है, मगर इस दौरान यात्रा रूट की शुरुआत से लेकर आखिर के पड़ावों तक लग रहे जाम से यात्रियों के साथ स्थानीय लोग भी खूब परेशान नजर आ रहे हैं। प्रशासन के सामने जाम खुलवाने की बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ वो अब यात्रा के फर्जी रजिस्ट्रेशन और रील्स बनाने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन ले रहे हैं। भयंकर जाम से जूझती ये तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार की है। राज्य में चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई तभी से ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं प्रशासनिक मशीनरी के सामने ट्रैफिक को संभालने की चुनौती भी बढ़ रही है। तमाम व्यवस्थाओं के बीच चारधाम आने वालों की आवाजाही हरिद्वार में पहुंचते ही डगमगा सी जा रही है। दिन के उजाले में गाड़ियों का ये लंबा जाम इस बात की तस्दीक भी कर रहा है।
प्रशासन के मुताबिक चारधाम यात्रा पर बढ़ती भीड़ की एक बड़ी वजह फर्जी रजिस्ट्रेशन है, जिसकी जांच जारी है। जब से ये भीड़ बढ़ने के कारण को देखा गया तो फर्जी रजिस्ट्रेशन भी एक बात सामने आई है। तब से ये देखा गया है कि कुछ लोग किसी में हेर फेर करके, एडिटिंग करके या ऐप में जाके फर्जी नाम से इस तरह से नए अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं। तो इस तरह के अभी चेकिंग में करीब 45 कुल मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग प्रमुख रूप से है, जहां पर इस तरह के मुकदमे कायम किए गए हैं। प्रशासन के अनुसार चारधाम यात्रा के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले गंभीर हैं, जिनकी जांच पूरा होते ही कार्रवाई निश्चित है। इसके अलावा चारों धाम में रील्स बनाने वालों को भी बख्शा नहीं जा रहा। ये जो 50 मीटर रील बनाने वाले हैं, उसमें केदारनाथ जी में 100 जो है 81 पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। बेसिकली उसे मोबाइल ले ली जाती है, फिर उसको डिलीशन की कार्रवाई की जाती है। चारधाम यात्रा पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये भीड़ हरिद्वार से शुरू होकर चारों धाम के दरबार तक देखी भी जा सकती है, मगर इस दौरान कुछ लोग अब भी नियमों को ताक पर रखकर रील्स बना रहे हैं, जिनके खिलाफ चमोली जिले में अब तक 70 और केदारनाथ रूट पर 66 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों की तरह भीषण गर्मी का कहर उत्तराखंड में भी है। बावजूद इसके लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने चारधाम का दर्शन किया। इनमें केदारनाथ बाबा के दर्शन सर्वाधिक संख्या में हो रहे हैं। अभी तक 4,67,908 तीर्थयात्री बाबा के दरबार पहुंचे, जो इस धाम की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी अब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, जहां 24 मई के डेटा के मुताबिक कुल 2,40,259 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धामों में भी भारी भीड़ देखी गई, जहां यमुनोत्री में 1,97,494 और गंगोत्री धाम में 1,88,993 तीर्थयात्री पहुंचे। इसके अलावा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के कपाट भी सबद कीर्तन और पहली अरदास के साथ खुले, तो पहले दिन यहां 5,785 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फिलहाल तो देवभूमि उत्तराखंड में आस्था का समंदर हिलोरे मार रहा है, जिसको मैनेज करने की एक बड़ी चुनौती सरकारी मशीनरी के सामने है। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव हरिद्वार हो या फिर यात्रा रूट पर आने वाली कई और अहम जगह, इन सभी स्थानों पर प्रशासनिक मशीनरी की पैनी नजर है। वहीं दूसरी तरफ फर्जी रजिस्ट्रेशन या धाम में रील्स बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में भी प्रशासनिक अमला कोई समझौता नहीं कर रहा। जाहिर है सरकार की ऐसी सख्ती यात्रियों को धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के लिए है, जिसके लिए श्रद्धालुओं का सहयोग भी अपेक्षित है। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।